राधे राधे रवि यादव। उसके बाद गुड आफ्टरनून रवि यादव। जीत महल गुड आफ्टरनून। हेलो किंग त्यागी। इकरा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा अभी दिखाई दे रहा हूँ ना सबको? बच्चे कहाँ मानते हैं भाई, बच्चे तो शोर करेंगे, आप कितना भी कह लो। वो ना आपके कहने से मान रहे हैं ना मेरे कहने से मान रहे हैं। तो भाई आज मुझे आपको पढ़ाना था पर्यावरण, तो आज पर्यावरण मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अभी मैंने स्लाइड डाउनलोड नहीं की थी, अभी कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए। मेरा आज फेस भी ठीक नहीं आ रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है। अब मैं गोप्रो कनेक्ट करूँगा, है ना, लाइव आने के लिए गोप्रो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओहो, ये तो दूसरी स्लाइड डाउनलोड कर ली। एक सेकंड के लिए रुकिए। ये वाला तो मैं करा चुका हूँ ना आपको, जय विविधता वाला। तो गुड आफ्टरनून सुमित, ये वाला तो मैं आपको करा चुका हूँ। तो मुझे करना था कौन सा, ये वाला। गुड आफ्टरनून दिया, रूबी गुड आफ्टरनून, सुमेद गुड आफ्टरनून। अभी रुक जा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने दूसरी स्लाइड डाउनलोड कर ली, ये पुराने वाली थी, ये तो हम कर चुके हैं, तो नई वाली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से आप सभी लोग आ ही गए हैं, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो अभी मैंने कल या परसों में ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, आपको याद होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ बता दो। देखो आप एक चीज़ याद रखना, जो सी सेट है ना, सी सेट अब वो वाला सी सेट नहीं रहा है जो आप सोच रहे हो। सी सेट अब बदल चुका है। बदला कैसे है वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ, आज मेरी आवाज़ जो है पहले से क्लियर है या बिल्कुल वैसी है जैसे डेली होती है? क्योंकि आज मैंने माइक लगाया, अगर कुछ साफ आवाज़ लग रही है तो माइक लगाऊं, नहीं तो क्या फ़ायदा माइक लगाने का। तो सी सेट में अभी देखो, आपको मैंने कल या परसों सी सेट कराया था। अच्छा क्लियर है ना? ठीक है। अभी मैं पहले वो क्वेश्चन उठाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, पहले वो वाली स्लाइड उठाता हूँ मैं। कहाँ गया, ये रहा सी सेट। अच्छा एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर एक सेकंड रुकिए, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा ना, तभी आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको नहीं आएगी। एक सेकंड के लिए रुकना। कहाँ गया ये क्या? ये देखो कल मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, आपको याद है? कल ये वाला क्वेश्चन कराया था, पादप जातियां, जातियों, याद है ये नहीं? मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, सी सेट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सारा जीएस पर आधारित होता है। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस पे होंगे। अभी ज़्यादातर साइंस टेक से आ रहे हैं, साइंस टेक, पर्यावरण वगैरह ये वाले टॉपिक आ रहे हैं, एनवायरनमेंट वगैरह वाले साइंस टेक के अब आने लगे हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं जीएस, है ना, और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आप खुद देखो, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप पूरे पेपर को समझ पाएंगे। सी सेट केवल सी सेट नहीं है, वो जीएस है, आप समझ रहे हो। इसमें मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? सोना गुड आफ्टरनून। लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 में से आप देखना लगभग आपके 15 क्वेश्चन सीधा 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे ना, 15 से 20 क्वेश्चन वो सीधे आपके जीएस से कनेक्ट होंगे, जीएस से कनेक्ट होंगे, चाहे वो कहीं से भी हो। समझे? ये देखो ये वाला कल वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए आगे और देखता हूं। ये देखो पर्यावरण से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखो इसको, वुमन ग्लोबल वार्मिंग वाला, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का है। जीवाणु संगठन, कुपोषित महिलाएं, माता वगैरह, सोसाइटी या कुपोषण से लगा सकते हो आप डायरेक्ट इसको, बच्चों का कुपोषण।
ठीक है ना। ये सारे सीसेट के जितने भी टॉपिक है आप देखेंगे सारे जीएस से कनेक्ट हैं। और प्रजातियों वाला ये तो आज के टॉपिक से सीधा कनेक्ट हो रहा है। ये वाला कल का जो लास्ट क्वेश्चन था ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, हमारे सीसेट से कनेक्ट होगा। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करना है, इसमें क्या दे रखा है। ओहो ये तो मैंने गलत कर दिया भाई, 1 मिनट रुको। इसमें क्या लिखा हुआ, पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं। इसमें देखो केवल मनुष्य ही रहे हैं ये लिखा हुआ है। अभी देखते हैं, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम। थ्योरी पढ़ेंगे तब ज़्यादा हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए अब थ्योरी की क्लास शुरू करते हैं। तो ये सीसेट की क्लास नहीं है, ये आपका अगला टॉपिक है जो आपको इकोलॉजी में पढ़ा रहा था उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो ये हमारी 7th नंबर या 6 क्लास है, ये हमारी क्लास नंबर 6 है। तो आप इसको नोट डाउन करना है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी विदेशी प्रजाति है। प्रजातियाँ देखो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि प्रजातियों में केवल जानवर आएंगे या केवल पेड़ पौधे आएंगे। पेड़ पौधे जानवर वगैरह जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, वो कोई जानवर भी हो सकता है। अब जैसे आपने देखा ना वो भारतीय प्रजाति का था चीता, आप सभी जानते हो कहाँ से लाए थे, अफ्रीका से। जब उसको लाए तो देखा आपने किस तरीके से तमाशा बनाया गया था, कैमरे ले लेके लोग आ गए थे। ऐसा लग रहा था ना जाने भगवान के अवतार आ गए हों भारत में ऐसा ना, कुनू नेशनल पार्क ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों सारे मार दिए बेचारे। अब देखो अभी लगा क्या, जब वो मरे, देखो जब भगवान आए, मतलब एक तरह से जब चीतों को भारत लाया गया तो ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान आ रहे हैं। अरे जब वो मर गए हैं तो भाई उनको भी तो दिखा दो ना। वैसे ही लाइव रिपोर्टिंग एकदम कैमरा वैमरा शूट करते हुए, देखा ना कैसे बेचारे मर गए हैं। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जो जितनी भी विदेशी, अब देखो भारत से वो प्रजाति विलुप्त हो गई है। क्यों हो गई है, उसका कारण क्या है, पर्यावरण हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे जो विदेशी प्रजाति होती है ना, ये ज़्यादातर मानव के द्वारा ही लाई जाती है। कोई और प्राकृतिक रूप से अगर आ जाए अनजाने में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो डेथ कर जाएगी। जैसे आपने देखा मर गए सारे 8 के 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो होता है ना, यहीं से आपका पीटी का क्वेश्चन बनता है और यहीं आप गलत कर देते हो। ये बात याद रखना, यहीं से पीटी का क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से आपको गलत नहीं करना है। ये कह रहा है कि मनुष्य द्वारा, अब ये बात तो आपको पक्का पता लग गई, मनुष्य द्वारा जानबूझकर या गलती से, हो सकता है वो जानबूझकर लाया हो सकता है वो गलती से ले आया हो, उसकी प्राकृतिक सीमा के बाहर के स्थानों में लाया जाता है। यानी कि कोई ऐसा पेड़ पौधा, कोई ऐसा जानवर जो एक प्राकृतिक सीमा में रहता है ना, और उसको कहीं और ले जाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आक्रामक प्रजाति के नए क्षेत्र को भारी आर्थिक और पर्यावरण नुकसान पहुंचा सकती है। देखो आक्रामक प्रजातियां वो होती है जब कोई दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचाती है। जब वो नुकसान पहुंचाएगी ना तभी उसको कहेंगे हम ये आक्रामक प्रजाति है। और यह क्या हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है, एक पौधा भी हो सकता है, और कोई अन्य जीव भी हो सकता है। यानी जीव की कैटेगरी में सब आ जाएंगे, पौधा, जानवर, जीव जंतु वगैरह सब आ जाएंगे। अच्छा खेत में चूहे, हाँ बिल्कुल चूहे आप बिल्कुल लिख सकते हो। देखो जब कोई एक प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचाती है और वो प्रजाति कहीं और से आई हो, कहीं और से, जैसे यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से आया ना, उसने कैसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया आप सभी जानते हैं। ग्राउंड वाटर सारा सोख लिया उसने, है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, वो सबसे फेमस था। उसके बाद आपने देखा कई सारे जानवर भी लाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी लाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं। तो ये सारा का सारा वही टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सर ये बातें मत सुनाओ, अपने पे लग रही है अच्छा अपने पे लग रही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मेरे से है ना किसी बच्चे ने पूछा था, मैं आपको बताऊँ कमेंट में, मेरे को याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने पूछा था,
उसने मेरे से पूछा कि सर PYQ तो कोई भी करा देता है, PYQ तो कोई भी करा देता है आंसर देखकर, ऐसा उन्होंने बोला। और उसमें उसकी भी गलती नहीं है, सभी ऐसा करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर आंसर देखकर PYQ तो कोई भी करा देता है, लेकिन मैं केवल PYQ नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ UPSC का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आप समझ रहे हो? यार ऐसे ही है, अभी मैं बाहर गया था ना बाइक चला के, तो थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगे। अभी ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसमें मनुष्य द्वारा, याद रखना मनुष्य द्वारा, और यही कल का हमारा क्वेश्चन था ना। मनुष्य द्वारा या तो गलती से ला सकता है या वो जानबूझकर ला सकता है, और वो जिस भी क्षेत्र में जाता है उसके पर्यावरण को वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उससे भारी आर्थिक नुकसान भी होता है, भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीव्र प्रसार करने तथा स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने की, यानी नकारात्मक रूप से इसको देखा जाता है, प्रभावित करती है। देखो इसमें क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई एक पौधा लेकर आए हैं हम भारत में, कहीं से भी लाए हो, है ना, कहीं से भी ला सकते हैं हम, अमेरिका से लाएं, यूरोप से, कहीं से भी ला सकते हैं। मान लो मैंने एक पौधा यहाँ पर उगाया, यहाँ पर एक पौधा उगा दिया, और यहाँ पर हमारे ये हमारे स्थानीय पेड़ पौधे हैं। तो ऐसा नहीं है इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। ये वाला जो विदेश से आया पौधा है, इसको यूके लिख देता हूँ, यूके, ये इंडियन है, ठीक है, ये इंडिया का है। तो ये यूके से पौधा आया है, तो ये इससे लड़ाई नहीं करेगा। मान लो ये इससे लड़ेगा नहीं, आप सोच रहे हो ये फाइट करेगा या इसको नुकसान पहुंचाएगा। अभी मैं बताता हूं क्या होता है। इन पेड़ पौधों की जड़ें काफी नीचे तक होती हैं, और इसकी जड़ मान लो ऊपर तक है। तो ये क्या करेगा, ये पानी को सोख लेता है, ये पानी को क्या करता है, सोख लेता है, और अपने आसपास ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, इन तक पानी को पहुंचना ही नहीं देता है। न्यूट्रिशन जो होता है ना, पौधों को भी तो न्यूट्रिशन, भाई इनको भी तो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सारे पोषक तत्व क्या कर लेता है, ये खा जाता है ना, ये खा जाता है। तो इन पौधों को ये पनपने ही नहीं देगा, ये धीरे धीरे सूख जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ये धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा ये खुद ही डैमेज हो गया, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक कारण यही पौधा होगा जो विदेश से लाया गया और भारत में बसाया गया। ठीक है, ऐसा कोई भी पौधा हो सकता है, तो उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से आप देखेंगे उनका जो पोषण का काम था, जो इंडियन पौधे थे जिनको न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए था अपने बढ़ावे के लिए, लेकिन ये बड़ा पौधा खा गया सबको, तो ये आगे पनप ही नहीं पाएंगे। तो यही कारण होता है कि जो विदेशी प्रजाति होती है वो आक्रामक रूप धारण कर लेती है, वो अपने आसपास देशी प्रजाति को फिर पनपने नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर ऐसा हुआ तो ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसमें कई सारे नुकसान होते हैं। एक तो हमारी जो देसी प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसे ही हम बाहरी पौधे लगाते रहेंगे तो हमारी देसी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, पर्यावरण पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि कोई पक्षी इन्हीं पौधों को खाता है, इंडियन पौधों को खाता है, तो वो इसको खाएगा तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा या नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो विदेशी प्रजाति के पेड़ पौधे या कोई भी जानवर लगा लो, वो पर्यावरण स्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं, जो पर्यावरण और आर्थिक रूप से नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये पूरा टॉपिक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आक्रामक विदेशी प्रजाति को क्या कहेंगे हम, IAS पढ़ेंगे। अब आगे क्या पढ़ेंगे, IAS पढ़ेंगे, विदेशी आक्रामक प्रजाति, यानी जितने भी IAS हैं सारे विदेशी प्रजाति, आक्रामक विदेशी प्रजाति के हैं। ठीक है, इसलिए इनको IAS बोला जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी समस्या जो जैव विविधता लक्ष्य नंबर 9, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य नंबर 15 जो 15 है, लाइफ ऑफ लैंड एंड खंड, विशेष रूप से इस मुद्दे का समाधान प्रस्तुत करता है। अब देखो, इसको देखो, याद रखना, जितने भी लक्ष्य हैं, ये जितने भी लक्ष्य हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप कुछ ना करो, सतत विकास लक्ष्यों को आप याद कर लेना। कितने हैं भाई, कितने हैं सतत विकास लक्ष्य, टोटल कितने हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने लक्ष्य हैं।
जल्दी बताइए कितने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक एक याद है ना आप सबको, सब याद रखना, पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, सब याद रखना। टोटल 17 है, ठीक है, सबको याद रहेगा और सब एक एक करके याद कर लेना ताकि आपको याद रहे लक्ष्य नंबर क्या है। देखो मान लो आप कोई ऐसे लिखते हो तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी लक्ष्य नंबर की। आप कुछ भी करते हो ना तो ये सतत विकास लक्ष्य आपको प्राप्त करने पड़ेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाओ। मान लो यूपीएससी में आपसे पूछ ले, यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि आप आईएएस बन के क्या करेंगे, तो ये 17 लक्ष्य नहीं, ये 17 के 17 लक्ष्य गिना देना। मतलब ऐसा मत बोलना कि भाई ये 17 लक्ष्य है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप देश के लिए, जल्दी बताइए। ये आपको मदद करेगा। महिलाओं का सम्मान इसमें है या नहीं, गरीबी है या नहीं, भूखमरी है या नहीं, पर्यावरण, जल संकट, ये सारे मुद्दे इसमें हैं और इन्हीं मुद्दों पर आपको काम करना है आगे, इन्हीं मुद्दों पर आप लोगों को काम करना है और यही आपकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। होगी या नहीं होगी, एनर्जी होगी या नहीं होगी, एनर्जी वगैरह मुद्दे आप देख रहे हो ना, पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जितना भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं उससे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी मुद्दों को याद रखेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इसमें मानव जनित कारक क्या है। विदेशी प्रजातियों के लिए मानव जनित कारण क्या है, यानी कि जो मानव है वो कैसे इसके लिए नुकसानदायक है, मानव जनित कारक है ना। अब वन्य जीवों का व्यापार, अब आपको लग रहा होगा कि मानव कैसे कारक हो सकता है किसी विदेशी प्रजाति के लिए, यानी कि हम लोग कैसे एक कारक बन रहे हैं विदेशी प्रजातियों के लिए। अभी एक एक करके जानेंगे हम क्या क्या वो कारण है। वन्य जीवों का व्यापार, हम क्या करते हैं, विदेशी पौधे और जंतुओं का व्यापार करते हैं और 10-20 बिलियन यूरो वार्षिक सृजित होने का अनुमान है। लगभग इससे कितना व्यापार होता है, 10 से 20 बिलियन यूरो, जो आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो हम लोग क्या करते हैं, विदेशी प्रजातियां उनका व्यापार करते हैं, किस लिए, पैसों के लिए, किस लिए, पैसों के लिए। लेकिन हम व्यापार कर रहे हैं, इससे देखो क्या होता है, एक तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, वो एक अलग बात है, इसका पर्यावरण पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का ट्रेड है। ट्रेड है या नहीं है ना, व्यापार होता है या नहीं होता है, विदेशी पौधों का, जंतुओं का, इन सब का व्यापार ही तो होता है ना। तो ये व्यापार की दृष्टि से हम एक देश से दूसरे देश में इसको लाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्यटन, अब क्या होता है, विभिन्न देशों की यात्रा में आने जाने वाले आक्रामक जो विदेशी प्रजाति होती है उनका प्रसार कर सकती है। अब पर्यटक कोई जा रहा है, मान लो चुपके से कोई पौधा ले आया है ना, ला सकता है भाई, उसके बीज ले आया है ना, और यहाँ आके उगा दिए, फिर क्या करोगे आप, हो सकता है ना ऐसा। तो फिर ये कह रहा है पर्यटन उद्योग जो होता है वो भी है, शिकार और मत्स्य। अब जंगली भेड़ वगैरह जितने भी होते हैं ना, देखो लोग इसका शिकार भी करते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों को देखें तो शिकार और जो हम मछली की गतिविधि के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखो जितने भी हैं फिशिंग वगैरह, तो आप देखेंगे हमारे प्राचीन काल से भी हमारे अंदर क्या एक चीज़ कॉमन रही है, शिकार। आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाइए, चाहे उनसे भी पहले अगर आप जाएंगे तो मानव की एक इच्छा क्या रहती है, शिकार करना। शिकार आप समझ रहे हो, मान लो आपको किसी चींटी ने काट लिया तो आप उसको उठा के बाहर नहीं फेंकोगे, उसको वहीं मसल दोगे ऐसा होता है ना। मान लो कोई चींटी आपको काट जाए तो आप क्या करोगे, उसको मसल दोगे। तो क्या करते हो, आप उसका शिकार कर लेते हो। मान लो कोई कॉकरोच मिल गया तो आप क्या करोगे, मार दोगे, है ना, सीधा खल्लास। तो मनुष्य की जो आदत है ना वो इसी टाइप की हो गई है, शिकार, तुरंत शिकार, है ना। तो ये मनुष्य की आदत है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो वही पर्यावरण, परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आप देखेंगे परिवहन जितने भी कार्गो वगैरह, जहाज वगैरह है, यहाँ से भी इसका क्या होता है, प्रसार होता है। जैसे कि मान लो कोई शिप ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया से भारत आई, तो वो ला सकती है ना, किसी भी विदेशी प्रजाति को ला सकती है, और लाने के बाद वो भारत में आ जाएगी तो क्या होगा भाई, वो तो नुकसान पहुंचाएगी ना।
अच्छा, बाहर कर देते हो झाड़ू से। भैया देखते ही गुस्सा आ जाता, मार देते हैं, कई लोग तो मार देते हैं तुरंत, है ना। कुछ लोग पालतू जानवर बना लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना पिटबुल वगैरह, आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोगों के भूत सवार हो रहा है ना। कछुए वछुए पाल लेते हैं, कोई पिटबुल ला रहा है, कोई कहीं से पता नहीं कहाँ कहाँ से कुत्ते ले आते हैं, पता नहीं इनको कहाँ से मिल जाते हैं। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इनके, ठीक है। भारतीय यार, हमारे देश के कुत्ते बेचारे तड़प रहे हैं, उनको कोई दूध भी नहीं देता। अब बेचारे हम वो लोग भी क्या करें, दूध ही हो गया 60-70 रुपए, कहाँ से दूध पिलाएंगे। अपने बच्चों को पिला लो, जब ही तो कुत्तों को पिलाओगे। है ना। ऊपर से पंडित जी कह देते हैं शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाओ, यही कहते हैं ना। पंडित जी से कह देना, पंडित जी अगर इतने ही पैसे होते तो मैं आपसे अपना जन्म पत्री दिखवाता क्या। अरे मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, जब ही तो आपके पास आया हूँ, ऊपर से आप कह रहे हो कि दूध पिला दो उसको, है ना। 70 रुपये का दूध कौन पिलाएगा भाई, इतना ही पैसा हो तो मैं आपके पास आऊँ क्यों। तो ये सारी समस्या क्या है, ये जो बाहर से जितने भी जानवर, कुत्ते बिल्ली, ये जितने भी आते हैं ना, ये आक्रामक प्रजाति होती है। आपने देखा होगा ना, जैसे एक क्या नाम है, पिटबुल वगैरह, जो इस टाइप के डॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर अपने जबड़े में किसी की टांग को पकड़ लें तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता, है ना। छुड़ा लेगा क्या कोई। और नॉर्मल अपना कुत्ता वो बेचारा क्या करता है, काट के चला जाता है, कुछ नहीं कहेगा, काट के चला जाएगा चुपचाप। और उसको आप छुड़ा भी सकते हो, लेकिन पिटबुल जैसे कुत्ते को आप नहीं छुड़ा सकते हो, वो तो फिर गेम ओवर कर देगा आपका। तो ये जितने भी पालतू जानवर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, विदेशी प्रजाति के होते हैं, जो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या नुकसानदायक होते हैं। अब जैसे कई सारे नॉर्मल कुत्ते हैं, हमारे देशी जातियों के कुत्ते हैं, अब यहाँ पर कोई आक्रामक प्रजाति का कोई डॉग आ जाए तो वो क्या करेगा, इन कुत्तों को मार देगा या भगा देगा, है ना। या तो हमारे देसी कुत्तों को मार देगा या भगा देगा, उससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं होगा। हाँ, रोड व्हीलर, हाँ, बच्चों को सारे नाम पता होते हैं, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, ये यही देखते हैं, रोड व्हीलर है, पिटबुल है, मुझे तो याद भी नहीं, उनको सब याद रहते हैं। फसलें वगैरह, ये जितनी भी है बागवानी, फसलें, वस्त्र वगैरह, ये सब क्या, ये भी उसी कैटेगरी में आती है। ये भी क्या है भाई, बाहर से हम मंगाते हैं और उसके कारण ये भी प्रजाति भारत में आती है। और भारत क्या, कहीं भी अन्य कहीं भी जा सकती है, क्रॉप्स वगैरह इन सब की बात कर रहा है। समझ में आ गया ना। देखो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना कि प्रजातियां क्या होती हैं, और मैं आपको बता रहा हूं इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है और लगातार आएगा। वो किसी प्रजाति का नाम भी पूछ सकता है, याद रखना, किसी भी प्रजाति का नाम पूछ लेगा आपसे, लेकिन उसका कनेक्शन हमेशा इसी से रहेगा, ठीक है। देख लेना, 2023 का पेपर आप उठाकर देखो, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उठाकर देखना। 2022 में देखना 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में देखना, 2021 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में देखना, 2020 में देखना 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में उठाकर देखना 1 क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। मेंस में तो आया है ना, मेंस का तो मुझे पता ही है, मेंस में भी आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं, है ना, कुछ फैक्ट भी देखने। अच्छा, अनअकैडमी वाली आदत कैसे आ गई भाई, मुझे भी बता दो। क्लास तो बढ़िया चल रही है ना, उससे तो बेटर ही चल रही है। मैंने देखा है यहाँ ज़्यादा अच्छे से हम लोग बातचीत कर पाते हैं और आपका नेट भी कम खर्च होता है ना, उसमें नेट ज़्यादा खर्च होता है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये फैक्ट है, ये बदलते रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको अपडेट कर लेना, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये अपडेट होते रहते हैं। अभी 3.9 है, हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये अपने हिसाब से अपडेट होता रहता है, ये आप लोग अपडेट कर लेना, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहा है कि विदेशी जो वनस्पति है में 85, क्या बता रहा है ये, हिमाचल प्रदेश की विदेशी वनस्पति में 85,
अच्छा 497 प्रजातियाँ शामिल हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत विश्व स्तर पर दूसरा लिखा हुआ है, हाँ दूसरा सबसे आक्रामक। देखो भारत सेकंड है, अमेरिका के बाद भारत सबसे सेकंड पे आता है जो सबसे आक्रामक प्रजातियों से ग्रस्त है। कौन? भारत। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लिख लेना। जब भी तो बैक टू बैक यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ नहीं है। हाँ 85 फैमिली है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लागत क्या है? अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 60 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 8.3 ट्रिलियन रुपए डॉलर की क्षति पहुंचाई है। आप समझ रहे हो कितनी पहुंचाई है? 8.3 ट्रिलियन। भाई कोई कह रहा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, बन गई क्या? सोचो इतना तो हमने नुकसान कर दिया। आप समझ रहे हो ना, ये आक्रामक प्रजाति कोई छोटी मोटी नहीं है। आप समझो इसने कितना नुकसान किया है भारत का। आप समझ पा रहे हो? इतना पैसा अगर आज हमारे पास होता तो आज कहाँ होते हम। ये वेस्ट ऑफ मनी है जो हम बर्बाद कर रहे हैं। भारत में 330 विदेशी प्रजातियों में से 10 ने देश में महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति पहुंचाई है। तो 330 में से 8 ने सबसे ज़्यादा, 10 ने सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके प्रभाव और परिणाम क्या होंगे, ये आप सभी को पता है। इसके प्रभाव और परिणाम क्या रहेंगे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। आक्रामक प्रजातियों का सांस्कृतिक प्रथा और मनोरंजन की गतिविधियों को बाधित कर सकती है ना। भूदृश्य को बदल सकती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत में पीपल का वृक्ष है, आप सभी जानते हैं ना, पीपल के वृक्ष को पूजा जाता है ना। वो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हर जगह से भारत से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? पीपल का है, बरगद का है, ये जितने भी पेड़ है सब पूजनीय है। हर पेड़ में कोई ना कोई देवता वास करता है ना। पेड़ों का पेड़, पीपल का पेड़। देखो एक पेड़ ऐसा है, पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसमें भूत भी आपको दिखते हैं और जिसमें भगवान भी आपको दिखते हैं। एकमात्र पेड़ ऐसा है जिसमें आपको भूत भी दिखते हैं और जिसमें आपको भगवान भी दिखते हैं। अगर दिन में अगर पेड़ के पास जाओगे तो आपको भगवान दिखेंगे, जल का लोटा चढ़ाओगे, और रात को पीपल का पेड़ दिखा तो उसमें भूत दिखेंगे आपको, है ना। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपको बता रहा हूँ भारत में जो पेड़ पौधों का या जानवरों का कोई भी संकेत होगा, आप देखेंगे हमारे यहाँ से वो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे शेर है, हमारे देश में शेर है ना, तो शेरा वाली माता का है। चूहा किसका है भाई? किसका है? गणेश जी का है ना। मोर किसका है? कार्तिकेय जी का। सब ने अपने अपने वाहन ले रखे हैं भाई। आज की तरह BMW, ऑडी वगैरह गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय में यही गाड़ियाँ होती थी। और भगवान शिव का नंदी जी है या नहीं है? तो सबकी अपनी अपनी सवारी है, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ ले रखी थी उस समय में भी, है ना। अब देखो कोई देश का मंत्री ये कह दे कि जिस समय गाड़ी की भी खोज नहीं थी उस समय भारत में गाड़ियां थी, वो कहेगा कौन सी गाड़ी? कहेगा भगवान शिव तो किसको लेकर चलते थे? नंदी जी को, है ना। तो ये क्या है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना किस तरीके से हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है, भारत के लोगों से जुड़ा हुआ है। आपने देखा ना, आप कोई से भी जानवर को देखो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भगवान से कनेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण स्थिति तंत्र को, सेवाओं को बाधित कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ये यूं कह रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम है ना, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसकी सेवाओं को ये क्या कर सकती है? बाधित कर सकती है। और आर्थिक और कल्याणकारी परिणामों के साथ जल शोधन, बाढ़, इन सबको प्रभावित कर सकती है। जैसे बाढ़ वगैरह आती है ना, बाढ़ वगैरह आती है तो आप देखेंगे पहाड़ पे जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, देवदार के पेड़ हैं, ये वाले पेड़ हैं, वो वाले पेड़ हैं। पहाड़ों पर काफ़ी सारे पेड़ होते हैं ना, लेकिन अगर यहाँ पर किसी विदेशी प्रजाति के पेड़ को लगा दिया जाए तो ये क्या करता है? पहाड़ को कमज़ोर कर देता है और इसकी मिट्टी खिसक जाती है। इसकी मिट्टी क्या होती है? खिसक जाती है, जो क्या बनती है? लैंडस्लाइड का कारण बन जाती है। बनती है या नहीं बनती है?
तो इसकी मिट्टी जब नदियों में रुक जाएगी, मान लो ये पहाड़ गिर गया है, लैंडस्लाइड हो गई है, ये रिवर है और रिवर में यहाँ के डस्ट जम गई है, यहाँ पर सारा पहाड़ रुक गया है, तो फिर क्या होगा, फ्लड आएगा या नहीं आएगा? एकदम से पानी आएगा या नहीं आएगा? जब ये मिट्टी हट जाएगी प्रेशर बन जाएगा, बनेगा ना, ये एक तरह का डैम बन जाता है। जैसे कोई पहाड़ है, मैं आपको समझाता हूँ, ये जैसे रिवर है, ये रिवर है, इसको ध्यान से समझना, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, ये टूट कर नीचे गिर जाएगा तो ये नदी के पानी को क्या यहाँ पर रोक लेगा, तो यहाँ पर पानी का लेवल धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब इसका प्रेशर कमज़ोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा, ये कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर, ये जो है कमज़ोर हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। तो एक समय आएगा जब ये इसको धकेल देगा तो ये पानी एकदम से नीचे बह जाएगा, पहाड़ से नीचे की तरफ बह जाएगा, जिससे क्या होगा, निचले स्थानों पर बहुत भयंकर आपदा आ सकती है। जो आपदा आपने कहाँ देखी ना, केदारनाथ में, वो भी यही कारण था, है ना। तो ऐसे ही समस्या भारत में बनी रहती है, और इसका कारण हम क्या समझते हैं, बारिश है। बारिश कारण नहीं है, जो यहाँ पर हमने दूसरी प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए हैं उसके कारण क्या हो गया, उनकी जड़ें कमज़ोर हैं और वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ नहीं बना पाती है, ग्रिप नहीं बना पाती है, जिससे पूरा का पूरा पहाड़ हमारा नीचे ढह जाता है। तो आपके लिए तो वो एक पौधा है, लेकिन पर्यावरण के लिए कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। ये छोटी छोटी बात आपके दिमाग में जब जाएगी ना, तब जाके आपको सीसेट जैसे टॉपिक क्लियर होंगे और जीएस जैसे टॉपिक क्लियर होंगे। केवल किताब से 4 किताबें पढ़कर आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, आपको बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को क्या समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे जान लेते क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल, शिकारियों की कमियां हो सकती है, हाँ बिल्कुल वो फैला सकते हैं। मान लो कोई ऐसा जानवर आता है ना, कोई नया जानवर मार्केट में आता है, मान लो जंगल में एक नया जीव आ रहा है, बाहर से एक नया जीव आ गया, ये एक नया जीव है ना, बाहर से आया, ये इंडिया में एक नया जीव है। अब ये नया जीव है, इसको कोई भी नहीं खा रहा है, इसको अब नया जीव है, इसको कोई खाएगा क्या, इसको कोई भी नहीं खा रहा है, ये नया जीव है, सब खाते हुए डर रहे हैं, क्या पता मर जाए हम इसको खा के, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये नया जीव भारत में आया, इसको कोई नहीं खाएगा। अब इसको कोई नहीं खाएगा तो इसकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी, बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी ना। तो ये जितने भी जो नए जीव आए हैं, इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इनको मार के खाने वाला कोई जीव ही नहीं है। तो जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये जनसंख्या किसी और जीव के लिए नुकसानदायक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुआयामी भी समस्या है। देखो, इससे रोग भी होते हैं विदेशी प्रजातियों से। आप जानते हो सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी। देखो, कोई भी प्रजाति अगर कहीं बाहर से भारत में आती है तो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाती है, कुछ थोड़े स्तर पर, कुछ ज़्यादा स्तर पर, और उससे क्या होता है, रोग भी फैलते हैं। मान लो कोई पौधा भारत में आया और उसको खाने से कोई जानवर मर जाता है, कोई जानवर मर जाएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेगी या नहीं फैलेगी। तो ये पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको ये समझो आप जंगल में हो, है ना, और आप पूरे इकोसिस्टम को देख पा रहे हो। यानी आप घर में भी हो ना, तो आपके आसपास जो आपके भाई बहन है, ये सारे क्या है, जीव ही तो हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी क्या है, ये भी जीव है। जैसे जंगलों में जानवर रहते हैं, वैसे ही शहरों में हम लोग रहते हैं, है ना। जैसे आपने जंगलों में जानवरों को देखा होगा ना, एक शेर है, एक बिल्ली है, चीता है, ये है, बहुत सारे जानवर होते हैं। ऐसे ही जानवर कहाँ होते हैं, हमारे समाज में होते हैं। जैसे हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो भी चिड़ियाघर है। मान लो मैं आपको समझाता हूँ, ये एक बहुत बढ़िया सोसाइटी है, ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर भर भर के लोग ठूस दिए गए हैं, हर फ्लैट बना दिए गए हैं, यहाँ पर फ्लैट बना दिए गए हैं। ध्यान से सुनना, ऐसी कई सारी बिल्डिंगें बना दी गई है। तो ये चिड़ियाघर ही तो है, और क्या है भाई। अगर जंगल से हम इसको कंपेयर करें तो एक पेड़ होता है ना,
उस पेड़ पे कई सारे चिड़िया के घोंसले होते हैं, है ना, होते हैं या नहीं होते हैं तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल है, ये एक तरह का चिड़ियाघर है जिसमें बहुत सारे जानवरों को भर दिया गया है। ठीक है, देखो मेरा मकसद इसको चिड़ियाघर बताना नहीं है, मेरा मकसद है आप इंसानों को जानवर से कंपेयर कराना। जब तक मैं आपको जीवों से कनेक्ट नहीं करूँगा ना, तब तक आपको इकोसिस्टम समझ ही नहीं आएगा कि इकोसिस्टम है क्या। जैसे हम लोग आसपास रहते हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारा आपस में संघर्ष होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम यही हम देखेंगे कि हम जंगलों में जाएंगे, बिल्कुल सेम यही सिचुएशन होती है या नहीं होती है। अब आप देख रहे हो ना, बिल्ली कैसे चूहे को खा जाती है ना बिल्ली चूहे को, तो क्या जंगल में नहीं खाएगी क्या? जंगल में भी खाएगी। लेकिन शहरों में अब चूहे नहीं मिल रहे हैं, शहरों में चूहे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बिल्ली कबूतर को भी खा जाती है। खाती है या नहीं खाती है? ईमानदारी से बताना। कभी आपको बताया गया है क्या कि बिल्ली कबूतर को खा जाती है, बिल्ली कौए को खा जाती है, बिल्ली चिड़िया को खा जाती है? आपको कभी पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया ना। लेकिन शहरों में चूहों की कमी है, पक्के मकान हो गए, चूहे मिलते ही नहीं है, वो बेचारी क्या करेगी? कबूतर ही खाएगी। कबूतर की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो बिल्ली खा जाती है ना। तो ये पूरा इकोसिस्टम है और इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे हम समय के अनुसार बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे इकोसिस्टम भी हमारा बदलता जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? अब चिड़िया भी नहीं रही है, दिल्ली में तो चिड़िया भी चली गई है। अब देखो, ये मानव हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है। ये पूरे इकोसिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। जो मानव के जो स्वास्थ्य है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म आवास क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। जैसे कि रबड़ के बागानों, देखो यही मैं आपको समझा रहा था। बाद में भूस्खलन द्वारा बनाए गए गलियारों में जंगलों में फैल जाते हैं, जिसमें मृदा प्रभावित हो सकती है, उस क्षेत्र में सूक्ष्म आवास नष्ट हो सकते हैं। देखो इससे क्या होगा, अगर मैंने आपको बताया ना, जैसे लैंडस्लाइड होती है, कुछ भी होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं के आवास होते हैं, है ना, तो वो नष्ट हो जाते हैं। होंगे या नहीं होंगे? मान लो कोई प्रजाति आ जाती है, वो कहीं ना कहीं तो रहेगी, तो हमारी देसी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लगती है। तो उसके सूक्ष्म आवासों का विनाश होने लगता है, यानी वो समाप्त होने लगते हैं। भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? अब ये क्या होता है, इकोसिस्टम की तबाही हो जाती है। इससे क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होता है? विनाश हो जाता है। इकोसिस्टम कुछ ऐसी प्रजाति होती है जो पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। जैसे यूकेलिप्टस, आपने देखा होगा ना किस तरीके से उन्होंने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया उसने। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसका तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जब इतना सारा प्रभाव पड़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे समाज में आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव भी आपको बता दिया, आर्थिक भी पड़ेगा। अब देखो, आर्थिक नुकसान होगा तो उसका सामाजिक प्रभाव भी होगा। अगर मान लो इकोनॉमी नीचे जाती है तो भाई आपकी भी तो इकोनॉमी नीचे जाएगी ना, आपकी इकोनॉमी ऊपर थोड़ी ना जाएगी। अभी आपने देखा ना किस तरीके से देश में 83% लोग बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? 83%, यानी कि आप लोग भी बेरोजगार हो और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। देखो एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जब से नेट आया ना, लोग अपने आप को बेरोजगार नहीं समझते हैं। उसका कारण क्या है? जैसे मैं हूँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं समझ रहा हूँ। जो यूट्यूब पे रील बना रहे हैं वो अपने आप को बेरोजगार नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, अनवी कह रही है सर हम तो शुद्ध बेरोजगार है इन्होंने एक नई परिभाषा दी है, शुद्ध और अशुद्ध बेरोजगारी, यानी हम अशुद्ध बेरोजगार है, अनवी शुद्ध बेरोजगार है ये देश के लिए बहुत बड़ी आपदा के बराबर है, 83% लोगों का बेरोजगार होना। आप समझ रहे हो? और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? युवा, यानी आप लोग। जो इंडिया को प्रॉफिट लेना था, जो यूथ पॉपुलेशन का इंडिया को प्रॉफिट लेना था, वही आज क्या है? बेरोजगार। आज हमें चीन से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाना था
लेकिन आज हम बहुत पीछे रह गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक आप पढ़ लेना। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ये मैं कल कराऊंगा सरकार ने क्या पहले की है, ये वाला मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है। क्या बात है, अनवी कह रही है सर लॉकडाउन में हम भी टिकटॉक पे नाच लिए होते तो बेरोजगार ना होते। पीडीएफ मिलती है हमेशा, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ, मुझे भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ। मैं ये टॉपिक पूरा करा के पहले वाली भी और ये वाली भी दोनों पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में भेज दूंगा। देखो पीडीएफ का मिसयूज़ कर लेते हैं कई लोग, मेरे कंटेंट को चोरी कर लेते हैं, चिपका देते हैं। खैर मैं भी कहीं ना कहीं से लेता हूँ, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि शुद्ध कंटेंट बनाऊँ, मैं भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट करता हूँ कंटेंट को, जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको पढ़ा देता हूँ। अच्छा दो क्लास रखनी है क्या, आप ऐसा कह रहे हैं? कोई बात नहीं, एक रिकॉर्डेड मैं बनाया करूँगा, रिकॉर्डेड करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर में ऐसा कुछ पूछने का नहीं होता, तो करंट अफेयर की मैं छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसको पूरी ईमानदारी से देख लेना, ठीक है, आपके बहुत काम आएगी। बाकी मैं ये क्लास लेकर आता रहूँगा, 2 क्लास जल्दी शुरू करूँगा। आपको पता है फैमिली में प्रोग्राम है, घर में शादी है, तो इस वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा प्रोग्राम उसके बाद हम 2 क्लासें भी रख लेंगे, ठीक है। तो अभी एक ही चलने देते हैं। मेरी क्लास में किसी को भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, पीटी में हो, मेंस में हो, इंटरव्यू में हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो, कंटेंट में दिक्कत लग रही हो, पढ़ने में दिक्कत लग रही हो, आप लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने कर लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है। तो अगला जो हमारा, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी सरकार की पहल है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर हमारी क्या प्लानिंग है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, और इंटरनेशनल लेवल से हमें क्या सहयोग मिला है, ये सब भी हम पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक रह गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में कर देंगे, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डेड क्लास बना दूंगा, तो उसमें आप इसको देख लेना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे कहीं जाना है इसलिए थोड़ी जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप परेशान मत होना, इसकी रिकॉर्डेड क्लास मैं बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना, या फिर कल मैं इसको लाइव रखूँगा, ठीक है। कल मिलते हैं, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।